नाज़रीन, पहले दिन यह एज्यूम किया गया कि इसराइल का जो हमला है वो सिर्फ हमास की लीडरशिप के ऊपर हमला है, सिर्फ हमास को निशाना बनाना ही उनका असल मकसद था। लेकिन चूंकि कतरी सॉइल के ऊपर हमला हुआ तो इसलिए ये कतर की सोवरेनिटी के खिलाफ था और इसलिए उन्होंने कोई डेटर्स जाहिर करना थी। लेकिन आज यह बात बिल्कुल इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इसका असल मकसद सिर्फ हमास की लीडरशिप को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि यह एक इंटेंशनल अटैक था कतर के ऊपर और खलीजी रियासतों के ऊपर। क्योंकि इजराइल इससे पहले या तो फलस्तीन को निशाना बना रहा है या उन मुल्कों को निशाना बना रहा है जो ऑलरेडी क्राइसिस का शिकार हैं या जिनकी वो सोवरेनिटी नहीं है, जिनकी वो ताकत नहीं है, महकूम मजलूम मुल्क है, यानी लेबनान है, शाम है जो ऑलरेडी हालत जंग में है, यमन है जो ऑलरेडी सिविल वॉर में है, दो हिस्से हैं, उसकी कोई लेजिटिमेसी काइंड ऑफ नहीं है जो इनके मुताबिक, और इराक ऑलरेडी हालत जंग में, ईरान तो वो तो वैसे ही विलन है। तो ये तो अच्छे हैं और इत्तेहादी हैं और पार्टनर हैं। तो ये स्टैब्लिश हो गया कि यह हमला हमास के ऊपर नहीं था, बल्कि हमास का जवाब बनाकर उन्होंने इंटेंशनली कतर के ऊपर और खलीजी रियासतों के ऊपर जो अटैक किया है, क्योंकि अब वो जंग का जो दायरा कार है वो इन मुल्कों तक जो है वो बढ़ा रहा है। तो ये बात बड़ी खतरनाक है। और इसमें आप देखिए कि वेस्ट जो है वो ये नैरेटिव बनाता है कि रशिया सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेगा। हालांकि उनका ये नैरेटिव एक बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव है, ये दुरुस्त नैरेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी वो बनाते हैं ये नैरेटिव और इसी के मुताबिक वो जंग को जारी रखे हुए हैं, अपनी फौज को तैयार कर रहे हैं। तो यहां पर तो मिडिल ईस्ट में ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इजराइल सिर्फ फलस्तीन तक नहीं रुकेगा और इजराइल सिर्फ लेबनान, शाम और यमन और ईरान तक भी नहीं रुकेगा। इजराइल तो इन खलीजी रियासतों तक भी आएगा और वो टर्की और मिस्र तक भी जाएगा और वो जॉर्डन तक भी जाएगा। ये बात अब सिर्फ अजम्पशन नहीं है, ये बात सिर्फ एक नैरेटिव या एक एस्टिमेट या एनालिसिस नहीं है। इस हमले से ये बात जो है वो साबित हो चुकी है कि इजराइल किसी को स्पेयर नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अच्छा, तो एक से एक बड़ी खबर जो है वो हमारे सामने आ रही है, उसको हम सादा अल्फाज में उसका निचोड़ जो है वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। एक तो अभी तक ये बात ना स्टैब्लिश होनी है और उससे मजीद हमारे सामने हकायक सामने आएंगे कि यह हमला हुआ कैसे, अमेरिका इसमें कितना इन्वॉल्व था, और वहां पर तो हमास की लीडरशिप जो है वो मौजूद नहीं थी, तो उनको कैसे पता चला। और ये जो जहाज आए हैं, ये जो ड्रोन्स आए हैं, ये जो मिसाइल आए हैं इसराइल के, ये आए कहां से हैं? ना जॉर्डन की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, ना सीरिया इराक से ये दाखिल हुए हैं, ना सऊदी अरब से ये दाखिल हुए हैं, ये आए कहां से हैं? अभी तक ये बात सामने नहीं आ सकी। भाई वो कहीं से तो उड़कर आए ना, फ्लाई करके कहीं से तो आए हैं, तो कहां से उन्होंने फ्लाई किया है? और थर्ड सिस्टम वो वहां पर एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? थर्ड सिस्टम वहां पर एक्टिवेट तो होना चाहिए था। एक ये होता ना कि भाई यमन ने मिसाइल फायर किए इसराइल के ऊपर, थर्ड सिस्टम एक्टिवेट हुआ लेकिन फेल हो गया। यहां पर तो थर्ड सिस्टम जो है वो एक्टिवेट भी नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं एक्टिवेट हुआ? तो ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, जब ये 2-4 दिनों में दुनिया के सामने आएंगे, सारी दुनिया तजस्सुस से ये देख रही है। चूंकि अभी जो नमाज जनाजा भी कल वहां पर हुई है कतर में, तो उसमें 4 वो डेड बॉडीज लाई गई हैं जो फलस्तीनी परचम में थी और 2 जो है वो कतरी परचम के अंदर थी। तो इसका मतलब फलस्तीन के कुछ लोग, यानी वो कारकुन हो सकते हैं, वो वहां पर शहीद हुए हैं। तो मेन जो लीडरशिप है उसको किसने बता दिया कि यह हमला होने जा रहा है? जैसे दरमियान में स्टोरी आई कि मिस्र, टर्की और ईरान की जो इंटेलिजेंस है उसने मुसाद के ऊपर नजर रखी हुई थी और उन्होंने खुफिया से कतर को बता दिया था। तो एक्चुअली क्या हुआ? तो ये बात एक तो हमारे सामने आना शुरू है, इसके ऊपर सारी डिबेट खबरें चल रही हैं। अब इससे अगली बात इंपॉर्टेंट देखिए, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस्लामी दुनिया की और अरब वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी, यानी बहुत सारी हैं, लेकिन अब हम चूंकि खलीजी रियासतों के ऊपर हमला हो गया है तो अब हम किसी और अंदाज में अब चीजों को देख रहे हैं और उसको असेस कर रहे हैं। इस्लामी दुनिया के उरूज की, ये दोबारा उरूज की तरफ क्यों नहीं जा सके और अरब वर्ल्ड जो है वो ताकतवर क्यों नहीं बन सकी? उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मिडिल ईस्ट की ये बादशाहतें हैं। ये वो बॉटम लाइन है, बाकी तमाम चीजें इसके बाद सानवी हैसियत रखती हैं। अव्वलीन चीज क्या है? ये खौफ कि हमारी बादशाहतें गिर जाएंगी, ये वो चीज है जिसने इनको आगे बढ़ने से रोका है, इनको अपनी मिलिट्री खड़ी करने से रोका है, इनको जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जाने से रोका है, इनको जो है वो खुद मुख्तार बनने से रोका है, सिर्फ इसलिए कि भाई अगर हम ये सारा कुछ करेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, अगर हम अपनी मिलिट्री जो है उनको खड़ा करेंगे तो अमेरिका जो हमसे नाराज हो जाएगा और अमेरिका को ये अच्छा नहीं लगेगा और अमेरिका जो है वो हमारी हुकूमतें गिरा देगा। बस ये वो खौफ। वक्त के साथ साथ नाज़रीन इस खौफ ने इन मुल्कों को, जो कि बाहर बहुत ताकतवर मुल्क हैं, बाहर बहुत इनके पास दौलत है, इनका बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है,
इन मुल्कों को इस एक खौफ ने यरगमाल बना दिया। ये अपने इसी खौफ के अंदर अमेरिका के हाथों और इजराइल के हाथों कठपुतली बन चुके हैं, यरगमाल बन चुके हैं। और चलते 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 अब बात इस नहज के ऊपर पहुंच चुकी है कि इसी खौफ में अब वो इजराइल ने अटैक कर भी दिया। ठीक है, यानी यह बात भी नाज़रीन एस्टैब्लिश हो चुकी है। और अब वो इस तनाजुर में मजीद खबरें भी सामने आ रही हैं कि मिडिल ईस्ट के इन मुल्कों की जानिब से इजराइल और अमेरिका को 1 साल का बाकायदा टाइम दिया गया था कि ठीक है, अब हमास को खत्म करें और हम जब वो अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाएंगे। अब यह बात खबरों के जरिए, लीक्स के जरिए जब वो सामने आ चुकी है कि इन मुल्कों ने बाकायदा 1 साल का टाइम इजराइल को दिया था, यानी अलाउ किया था। इसलिए आप देखिए, जो पहली मीटिंग हुई OIC की, उसमें तेल की बंदिश और बहुत सारे ऐसे मैयर जो है वो प्रपोज किए गए, लेकिन ये 2-3 ममालिक हैं, इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और वो लागू नहीं हो सके और कोई अमली इकदाम जब नहीं उठाया जा सका। तो ये बात समझने में आती है इनकी खामोशी देखकर कि वाकईतन जब इन्होंने अलाउ किया था। इनके साथ डबल क्रॉस इजराइल और अमेरिका ने यह किया कि वो वहां पर हमास को तो खत्म कर नहीं सके, बल्कि वो जो है वहां पर उन्होंने जेनोसाइड कर दी। अब जेनोसाइड के बाद तो ये मुल्क अब्राहम अकॉर्ड को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इजराइल को कैसे तस्लीम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमास को वो शिकस्त नहीं दे सके, बल्कि उन्होंने इनको डबल क्रॉस करते हुए, और इनको सोचना चाहिए था कि ये किसको ट्रस्ट कर रहे हैं और किसको इतना टाइम दे रहे हैं। सीरिया में जो कुछ हुआ वो भी तो उन्होंने मिलकर किया। तो इजराइल ने जब वहां पर जेनोसाइड किया, और जैसे सीरिया में इजराइल ने इनको डबल क्रॉस किया, वैसे गजा के अंदर जब इनको जब वो डबल क्रॉस किया, तो इस्लामी दुनिया और अरब दुनिया खुद आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि देखें लीड तो यही ममालिक कर रहे थे। अगर देखें, अगर आपका जो कैप्टन है उसने मामला संभाले तो लीडर तो ये थे, सारी बाकी 57 बाकी जो मालिक है वो तो पीछे खड़े हुए थे। तो जब इन्होंने आगे कोई तरक्की हासिल नहीं की ताकत के तनाजुर के अंदर, तो पीछे क्या तरक्की होनी थी, ठीक है ना। इन्होंने अपनी मिलिट्रीज को अपग्रेड नहीं किया, अपनी सोवरेनिटी हासिल नहीं की, और अमेरिका के हाथों शिकंजे के अंदर आते चले गए। लेकिन अब तो उस फियर का कोई फायदा नहीं हुआ, उस यरगमाल बनने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमला तो इनके ऊपर फिर हो चुका है। इस सब के बावजूद, और यह बात ध्यान में रखें, इन बादशाहतों को कायम रखने के लिए बहुत सारे ममालिक की बलि दी गई है। यह बड़ी तलख तारीख है, बहुत सारे ममालिक की बलि दी गई है। और ये जो आपको जंगे इराक, शाम, लिबिया ये वो नजर आता है ना, तो उसकी भी तारीख पढ़ लें, तो इनको कायम रखने के लिए उनकी बलि जो है वो दी गई है। ठीक है, तो यह सारा सिलसिला जो है वो चलता रहा है। अब इस मकाम के ऊपर आकर यह बात इस्टेब्लिश हो गई है कि इस तरह मामलात नहीं चल सकते, इस तरह खौफ के अंदर और अमेरिका और इजराइल की कठपुतली बनकर अपनी सलामती अश्योर जो है वो नहीं की जा सकती है। और यह बात अब इस्टेब्लिश हो चुकी है कि हार्ड पावर के बगैर अब इस दुनिया में सर्वाइवल मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम एक ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ चले गए हैं। तो जब तक डिसऑर्डर से हम दोबारा ऑर्डर की तरफ नहीं जाते, दोबारा कोई नॉर्म्स, कोई अंडरस्टैंडिंग्स, कोई कन्वेंशंस, कोई इंटरनेशनल लॉ दोबारा से लागू नहीं कर दिया जाता, तो ये जो डिसऑर्डर का दौर है, ये 5 साल चले, 10 साल चले, 15 साल चले, 20 साल चले, इस डिसऑर्डर के दौर में हार्ड पावर के अलावा कोई सर्वाइव नहीं करेगा। यानी जो मिलिट्री पावर, एक होती है सॉफ्ट पावर, ये खलीजी रियासतों के पास सिर्फ सॉफ्ट पावर है, इनके पास हार्ड पावर नहीं है। तो अब ये बात एस्टेब्लिश हो गई है कि हार्ड पावर के बगैर ये अपनी सॉफ्ट पावर भी अप्लाई नहीं कर सकते, और ये इनकी सलामती की जामिन नहीं हो सकती है। और अमेरिका को सिक्योरिटी आउटसोर्स करके वो भी इनकी सलामती की जो जामिन नहीं हो सकती है। कभी भी इनके ऊपर अटैक हो जाएगा और अमेरिका कहेगा कि दोबारा नहीं होगा, ठीक है ना। इतना कुछ देकर भी उनकी जो सिक्योरिटी है वो अश्योर नहीं हुई, और अब तो वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए। देखें, उनकी ताकत एक्सपोज हो गई है ना। एक भरम होता है ना आपका, एक आपका ऑरा होता है, वो तो बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। और जब आप ये रिस्पांस नहीं देंगे तो वो मजीद जाहिर है कि एक्सपोज होगा। अमेरिका ना इजराइल को कंडेम कर रहा है, ना कुछ और करने के लिए तैयार है। तो अब इनको जब सबक सीखना है, सबक सीखने के बगैर इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि दुनिया इजराइल को रोकने के लिए नहीं आएगी, यह बात भी एस्टेब्लिश हो चुकी है। इजराइल को रोकना है तो यह अरब ममालिक ने रोकना है, और मिडिल ईस्ट के ओवरऑल तमाम ममालिक ने रोकना है। इसमें अगर आप देखें तो पर्शियंस और जो टर्क्स हैं वो पूरी तरह से तैयार है, और उनके पास हार्ड पावर है। तो अब जो है वो अरबों को फैसला करना है। और फलस्तीन के तनाजुर में भी पर्शियंस ने नंबर 1 और टर्क्स ने नंबर 2 किरदार अदा किया है। अरब्स वहां पर भी फेल हुए हैं, और अपनी सिक्योरिटी भी अब वो खुद नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बोझ भी उनके ऊपर है, और अंदर से भी सवालात उठेंगे। और ये बात ध्यान में रखिए, अंदर से सवालात से मुराद ये नहीं है कि जाहिर है वहां पर जमहूरियत तो नहीं है, लेकिन जो दूसरे इन बादशाहतों के राइवल्स हैं, यानी एक ही खानदान में होते हैं ना भाई, वो बादशाह बनना चाहता है, वो बादशाह बनना चाहता है, वो भी तो सही मौके की तलाश में है।
तो ये जब इतने कमजोर दिखेंगे तो उनके लिए तो ये आइडियल टाइम है इनको रिप्लेस करने का। तो इसलिए इनको अंदर से खतरात बहुत ज्यादा है। अब इनको इस बात से निकलना होगा कि अमेरिका के डर से, अमेरिका के इस बात से कि वो उनकी हुकूमतें गिरा देगा। ये कोई आसान बात नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो पीछे 30, 40, 50 साल हैं, ये सारे इसी बात में निकल गए हैं। ये ईरान के साथ कोल्ड वॉर, ये अमेरिका को अड्डे देना, ये इराक में जंग, ये शाम में, ये लिबिया में, सोमालिया में, सूडान में, फिलिस्तीन में, ये मुसलसल, ये सारे के सारी दहाइयां इसी बात में निकल गई हैं कि हमारी बादशाहतें जो कायम रहें। ये कोई मामूली बात मैं आपके सामने बयान नहीं कर रहा हूं। ये जो सारा कुछ खड़ा हुआ है, ये इसी उसकी बुनियाद ये है कि हमारी बादशाहतें कायम रहनी चाहिए। और अमेरिका को अड्डे भी उन्होंने इसी बात के ऊपर जवाब दिए। तो अब सबसे बड़ा खतरा तो खुद अमेरिका से जब वो पैदा हो गया, तो अब इस खौफ से निकलना है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये इसी खौफ में रहेंगे तो अंदर से भी तो एक कहना कि वो रिप्लेस करने वाले अंदर से बैठे हुए हैं और वो सही मौके की वो तलाश में हैं। तो ये जितना कमजोर दिखेंगे वो जो है वो इनको रिप्लेस करने की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। और अरब वर्ल्ड को जो है वो अब अपनी मिलिट्रीज को अपग्रेड करना है, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी मॉडर्न मिलिट्री जो है वो खड़ी करनी है, और वो भी कोई आसान सफर नहीं होगा। और देखिए वेस्ट जो है वो इजराइल को कैसे देख रहा है और नेतन्याहू को कैसे। ये जो वेस्टर्न पावर्स है ना, और जो सुपर पावर होती है, वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा रखती है जिससे वो अपने तमाम डर्टी काम करवा सके, अपने फेस को छुपाते हुए, अपना फेस छुपाते हुए किसी से जब वो डर्टी काम करवा सके। तो इजराइल को उन्होंने इसलिए रखा हुआ है। और अब खासकर नेतन्याहू जिसके ऊपर वॉर क्रिमिनल और ये सारे टैग्स लग चुके हैं, तो अब वेस्ट, जर्मनी, अमेरिका खास तौर पर, चूंकि वही सबसे बड़े सपोर्टर हैं, तो वो ये समझते हैं। और जर्मन चांसलर ने ये बयान ऑन रिकॉर्ड दिया है जो हमने आपके सामने भी रखा। उसने कहा कि इजराइल डर्टी वर्क कर रहा है फॉर अस। तो अब वो समझते हैं कि भाई इसके ऊपर लेबल तो नेतन्याहू के ऊपर लग चुका है, तो हमने जितना भी डर्टी वर्क करवाना है वो इससे करवा लें। चाहे ईरान पर हमला है, चाहे रीजन में अपना ऑर्डर लेकर आना है, चाहे कोई बाकी एशिया में जो कुछ करवाना है, अफ्रीका में जो कुछ करवाना है, वो इसी के हाथों करवा लें। और बाद में कह देंगे कि ये तो देखें बड़े गंदे थे। अब आप देखें ना, यूरोपियंस किन के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं? समुद्रज के ऊपर, बेन गवर के ऊपर। तो वो 3 लोगों को टैग किया हुआ है कि भाई ये तो बहुत गंदे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो बयानियां बना रहे हैं। कल को वक्त आने पर कह देंगे कि अपने आप को डिटैच कर लेंगे कि ये तो बहुत बुरे थे। तो इसलिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये जो 2-3 ममालिक है, अमेरिका और जर्मनी और ये सारे, ये इसको कंटिन्यू रखेंगे और दुनिया में कोई इजराइल को रोकने के लिए नहीं आएगा। एक खास हद से, एक सिर्फ कंडेमनेशन होती रहेंगी, एक खास हद से आगे कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। और ट्रंप खुद जो है वो एक बहुत ही खुदगर्ज शख्स है, ये बात अब एस्टेब्लिश हो चुकी है। उसके लिए पहली बात अपनी बढ़ाई है, अपना फैमिली का बिजनेस और ये सारे उसके लिए मामलात हैं। और दूसरा यह है कि सुहूनियों को ज्यादा से ज्यादा खुश करना है, वो उनके मुकम्मल शिकंजे में है। वो कभी भी इनके साथ किस सूरत जब वो खड़ा नहीं होगा। और कतर पर हमले ने यह बात जब वो साबित कर दी है। अच्छा, अब आप अंदाजा करें इजराइल जो है ना, उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को असैसिनेट कर सकता है। दुनिया में कौन सा मुल्क है जो अपने साथ ये शोहरत रखना चाहता है, अटैच करना चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सकते हैं? तो आप देखना कि वो कोई ताकत या वो मामला नहीं है। उन्होंने इनको रखा ही इसलिए हुआ है कि डर्टी वर्क करने के लिए। और वो इस बात के ऊपर इतराता है कि देखें हम कैसे नए नए तरीकों से लोगों को जो है असैसिनेट करते हैं। ये कौन सा ऐसा मुल्क है जो अपने साथ ऐसी शोहरत लगाना चाहता है? लेकिन इजराइल इसको जो है खुलकर लगाता है। तो वो डर्टी वर्क के लिए उन्होंने रखा हुआ है। इससे मजीद डर्टी वर्क जो है वो आने वाले दिनों में करेंगे। अच्छा, लेकिन अब वेस्ट को भी एक मसला है, वो ये है कि इजराइल का ये जो सारा तर्ज अमल है, ये वेस्ट के अंदर भी रिफ्ट पैदा कर रहा है, उनके अंदर भी इख्तलाफात पैदा कर रहा है। अमेरिका में हमें ये डिवीजन नजर आ रही है जो मजीद गहरी होती चली जाएगी। यूरोप के अंदर हमें ये डिवीजन नजर आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ा तबका और पब्लिक तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी जो ऊपर इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें ये तर्ज अमल इजराइल का पसंद नहीं है। तो वहां पर भी एक रिफ्ट जो है वो पैदा होता चला जा रहा है। इस तनाजुर में यह बात बिल्कुल तय है कि अब अरब मुल्कों ने चीन और रशिया की तरफ बढ़ना है। अब ये वो सारी खबरों का निचोड़ सादा अल्फाज में हम आपके सामने रख रहे हैं। अब अरब क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यह है ना। अब यह बात बिल्कुल नेचुरल है और लॉजिकल है कि इन्होंने रशिया और चाइना की तरफ बढ़ना ही है, क्योंकि अमेरिका के साथ उनका ताल्लुकात जब वो यानी जो कॉन्फिडेंस है वो शेयर कर गया। चाइना के हवाले से दिलचस्प बात क्या है? चाइना यह समझता है कि असल में जो जड़ है सारे फसाद की वो इजराइल है। यह बड़ी ही दिलचस्प बात है। चाइना के थिंक टैंक्स को अगर आप सुने, उनके मीडिया को जाकर देखें, उनके आर्टिकल्स पढ़ें और उनकी लीडरशिप की कुछ चीजें देखें, तो वहां चाइना में यह बात स्टैब्लिश है। वो ये समझते हैं कि वेस्टर्न जो पीपल हैं दे आर गुड पीपल। लेकिन ये जो सारा जंगों का दौर हमें पिछले 40-50 सालों में नजर आता है, इसकी सोल रीजन वो इजराइल को समझते हैं
कि इजराइल ने उनको मुख्तलिफ जंगों में, इराक में, शाम में, लिबिया में, सोमालिया, सूडान, अफगानिस्तान में, आगे पीछे ये सारा जो इन्वॉल्व रखा हुआ है, और वो ये समझते हैं द सोर्स ऑफ टेररिज्म जो है वो इजराइल है। और ये बात आप देखें कि कितनी दुरुस्त है। इस वक्त आलमी सतह पर सोर्स ऑफ टेररिज्म कौन है? एक ही रियासत है जो दाइश को भी फंड करती है, जो अलकायदा को भी फंड करती है, और उसने ये माना हुआ भी है, ठीक है ना। वो ऐसे ग्रुप्स को खड़ा करती है अपने सेल्फ डिफेंस के नाम के ऊपर, ठीक है ना। तो चाइना ऑलरेडी यानी वो तैयार है, और उसने ये दोस्ती ईरान और सऊदी अरेबिया की करवाई, और उसकी इन्वेस्टमेंट जॉर्डन में भी है, मिस्र के साथ अब मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ रहा है। इराक में इस वक्त बहुत बड़े स्केल के ऊपर चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वेस्टर्न कंपनीज हैं, उनको रिप्लेस करता चला जा रहा है चाइना। और सऊदी अरब में उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ओवरऑल पूरे मिडिल ईस्ट के साथ, और टर्की के साथ अभी आप देखिए उनके ताल्लुकात कैसे बढ़ रहे हैं। तो चाइना ऑलरेडी तैयार बैठा हुआ है मजीद यहां पर रोल प्ले करने के लिए, और सऊदी अरब ने मॉस्को को कहा है कि आप मजीद रोल प्ले करें, जो फॉरेन मिनिस्टर ने दौरा किया, और अक्टूबर के अंदर सारी अरब लीडरशिप जब वहां पर जा रही है। तो अब इस तनाजुर के अंदर ये सारे फैसले होने हैं, ठीक है ना। सॉफ्ट पावर अच्छी तो है, लेकिन अब इस टाइम में हार्ड पावर के बगैर वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो हार्ड पावर मिलिट्री खड़ा करने के अलावा अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये यहां भी इन्होंने सबक ना सीखा तो फिर ये बहुत बड़ी गलती करेंगे, जो ऑलरेडी इन्होंने 30-40 साल की है, उसके आज असरात नजर आ रहे हैं। इसलिए अब एक्शन होना जरूरी है, ना गुजीर हो चुका है ये एक्शन। और आप जरा देखिए अल जजीरा क्या लिख रहा है। जो अरब इस्लामिक समिट होने जा रहा है, ये बहुत तारीखी समिट होने जा रहा है, जिसमें अब ये सिग्नल्स ये आ रहे हैं कि कंक्रीट एक्शन इजराइल के खिलाफ होने जा रहा है। अरब इस्लामिक समिट में लीड टू अ कंक्रीट मेजर्स अगेंस्ट इजराइल, ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है। गेम चेंजर ये समिट होगा, न्यू मेजर्स इजराइल के खिलाफ लिए जाएंगे, और ज्वाइंट एक्शन ओवर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म के ऊपर। यानी इससे पहले जो समिट्स हुए हैं उससे ये बिल्कुल मुख्तलिफ समिट होने जा रहा है, जिसमें ज्वाइंट एक्शन होगा, बिल्कुल ज्वाइंट एक्शन इसमें होने जा रहा है। और यूएई ने ऑलरेडी इजराइल को बैन कर दिया, दुबई में जो असलहा एक्सपो हुआ है उसमें से उन्होंने डिफेंस एक्सपो में से बैन कर दिया है। और यहां पर बड़े स्ट्रांग सिग्नल्स आ रहे हैं कि अगले 48 घंटों में जो समिट होने जा रहा है, इसमें सिर्फ कंडेमनेशन सुनने को नहीं मिलेंगी, ऐसे मेजर्स उठाए जाएंगे एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट मेजर्स, ठीक है ना। ये गेम चेंजर समिट जो होने जा रहा है। और आप जरा देखिए, यूएई ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इजरायली एम्बेसडर को समन कर लिया। गजा में जो कुछ जेनोसाइड हुई उस पर नहीं बुलाया गया। यूएई समन्स इजरायली एम्बेसडर आफ्टर दोहा अटैक। ये इजराइल ने ना इन मुल्कों को मुतहद कर दिया है और उनको जगा दिया है एक अंदाज में। वो फलस्तीन पर गिरने वाले बमों से नहीं जागे, वो तेहरान कैपिटल हिट हो गया, वो इससे नहीं जागे। यमन का कैपिटल, लेबनान का कैपिटल, सीरिया का कैपिटल हिट हो गया, इससे वो नहीं जागे। लेकिन आज जब उनका अपना कैपिटल हिट हुआ है तो इस चीज ने उनको जगा दिया। भाई ये इस अब भी अगर वो नहीं जागेंगे तो फिर पीछे कुछ बचा ही नहीं है। अरब जो हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते, इनके पल्ले कुछ रहा ही नहीं है इस हमले के बाद। इतने ज्यादा ये यानी इनको ह्यूमिलिएट किया गया है, इतना ज्यादा ये साबित हुआ कि ये इनके पल्ले कख भी नहीं है, ये पटाखा तक नहीं चला सकते हैं। तो उन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को सर में मारना है जब आपकी एयर स्पेस ही महफूज नहीं है, ठीक है ना। उनका करना क्या है? तो कुछ भी नहीं रहा इनके पल्ले। अब वो इस बात को, अपनी सोवरेनिटी को इन्होंने एस्टैब्लिश करना ही करना है। और मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा चैलेंज इनको अब अंदर से है। पहले फलस्तीन के मामले पर बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट थी, अब वो मजीद हो गई कि भैया आप सलामती को खतरे के अंदर डाल रहे हैं, तो बाकी भी तो उम्मीदवार अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, इसके साथ आज यूएन जनरल असेंबली के अंदर वोटिंग होने जा रही है, जो फलस्तीनी रियासत का मामला है और जो डिक्लेरेशन होने जा रहा है उसके ऊपर। न्यूयॉर्क जो डिक्लेरेशन है, जो सऊदी अरेबिया और फ्रांस जिसको लीड कर रहे हैं फलस्तीनी रियासत के हवाले से, उस पर आज वोटिंग होने जा रही है। और इसमें यह भी है कि कलेक्टिव एक्शन लिया जाए गजा की जंगबंदी का। यह बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन यानी कि सेशन होने जा रहा है। और सिक्योरिटी काउंसिल का बड़ा अहम तरीन इजलास हुआ है, जिसमें कतर के प्राइम मिनिस्टर और जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर भी शरीक हुए हैं। और उसमें रशिया ने सख्त तरीन स्टांस इजराइल के खिलाफ लिया है। उन्होंने कहा है कि दोहा अगर हिट हो गया है तो इजराइल को क्या चीज अब रोकेगी दुनिया का कोई भी कैपिटल हिट करने से। अब कोई भी कैपिटल इजराइल के हाथों महफूज नहीं है अगर दोहा महफूज नहीं है, ये रशिया कह रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि वो अब मिलिट्री खड़ी करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा इनके सामने चैलेंज है, क्योंकि उस खौफ को जिसके लिए बहुत सारे मुल्क कुर्बान हो गए, उस खौफ को ये कैसे निकालेंगे। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, रादर अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंप्लीट इंपिनिटी इजरायली एंजॉयज। ये बाकायदा सोचा समझा हमला है और ये इजराइल ने इस बात का मुजाहरा किया कि उनको कितनी इंपिनिटी और इस्तिशना हासिल है।
ये रशिया बात कर रहा है। और ये बात हमने इंट्रोडक्शन में आपके सामने रखी कि पहले दिन अजम्पशन कुछ और थी कि ये सिर्फ हमास की लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं। अब ये बात एस्टैब्लिश हो चुकी है कि नहीं, वो जंग का दायरा कार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो खलीजी रियासतों की तरफ बढ़ा रहे हैं और वो मैसेज दे रहे हैं कि किसी की उनके सामने कोई हैसियत नहीं है। कतर के प्राइम मिनिस्टर ने जो वहां पर बातें की हैं कि इजरायली जो है वो नशे के ताकत में चूर हो चुके हैं और पागल हो चुके हैं, ये उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में बयान दिया है। और उन्होंने कहा कि इजराइल अपने कैदियों की, कैप्टिव्स की जिंदगियों के बारे में कोई परवाह नहीं करता और सिक्योरिटी काउंसिल अपनी जिम्मेदारी अदा करे, क्योंकि अब दुनिया में, मिडिल ईस्ट में लॉ ऑफ जंगल जो है वो नजर आ रहा है, लॉ ऑफ जंगल है, और ये पूरे यूनाइटेड नेशन के सिस्टम और ग्लोबल सिस्टम को डिस्टेबलाइज करके रख देगा। और एक ही रास्ता है मिडिल ईस्ट में अमन का, और वो है फलस्तीनी रियासत। इस वक्त गजा के ऊपर शदीद बॉम्बिंग हो रही है, सुबह से लेकर अभी तक 50 फलस्तीनी जो वो शहीद हो चुके हैं, और एक अटैक में 3 जनरेशंस वाइप आउट इन सिंगल एयर स्ट्राइक, यानी ग्रैंड पेरेंट्स, फिर उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, 3 जनरेशन जो हैं वो एक ही हमले में इस तरह से वहां पर हमले हो रहे हैं। और यरूशलेम में स्टैबिंग अटैक हुआ है, 2 इजरायली वहां पर मारे गए हैं, और वेस्ट बैंक में ये एस्केलेशन हमें नजर आ रही है। और जो यमन पर अटैक हुआ है उसमें 46 शहादतें हो चुकी हैं और 165 जख्मी हैं। इतना बड़ा हमला, और वो कह रहे हैं मजीद हमले जब वहां पर हम करेंगे। तो ये इस वक्त की गैर मामूली सूरत हाल है। और आलमी सतह के ऊपर भी यूक्रेन, वेनेजुएला, ताइवान, वहां पर भी खौफनाक सूरत हाल जब हमें नजर आ रही है, वो भी अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये बहुत सारी खबरें जो इस वक्त हैं उनका सादा सा निचोड़ हमने आपके सामने रखा है, और उसका लुबेलुबाब यही है कि क्या अरबों ने अब सबक सीखा है या नहीं सीखा, ठीक है, और क्या वो अपने खौफ से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे तो अब फलस्तीन के लिए तो उन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया, और ना उनको उम्मीद है इनसे कुछ। अब ये इनकी अपनी सलामती का मामला है, ये इन्होंने फैसला करना है, और फलस्तीन के साथ खड़ा होना ही असल में इनकी बुनियादी पॉलिसी होनी चाहिए थी। और जो इन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी, वो एक बहुत हिस्टोरिकल मिस्टेक आज साबित हो चुकी है। और जो इजराइल के बारे में ये व्यू रखते थे वो फेल हो चुका है। ये इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया हमने, राय जरूर करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।